हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ओपन इलेक्टिव और माइनर की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाली हूं, तो आप एंड तक बने रहना। और ये सीरीज़ चलने वाली है, तो आप पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है और 14 नंबर में आ सकता है। तो ये है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके गुणों को प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आवर्त सारणी में वे तत्व जो एस तथा पी ब्लॉक के मध्य रखे जाते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं, अथवा वे तत्व जो सारणी के डी ब्लॉक में रखे जाते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक आवर्त सारणी है जो मैं आपको प्रदर्शित कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो दो कॉलम दिए गए हैं वो एस ब्लॉक हैं। तो एस ब्लॉक में ये एलिमेंट है जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है। इसके बाद यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये बोरॉन से स्टार्ट हो रहे हैं। ये पी ब्लॉक है। इस पी ब्लॉक और इस एस ब्लॉक के बीच में ये जो तत्व रखे गए हैं वो क्या है, वो डी ब्लॉक के तत्व हैं। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ये स्कैंडियम से शुरू होते हैं। यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं। तो चलिए, तो क्या होता है कि जो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य रखे गए हैं जो तत्व, वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इनमें क्या विशेषता होती है, इनका जो n-1 डी होता है वह क्या होता है, आंशिक भरा रहता है। मतलब कि आधा भरा रहता है। मतलब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे कि ये होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन ये युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि जब दो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होगा वो होगा युग्मित इलेक्ट्रॉन, और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं संक्रमण श्रेणी के तत्वों में। लेकिन जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है वो इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन फिर भी उन्हें संक्रमण श्रेणी के तत्वों में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वह डी कोश में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो संक्रमण श्रेणी के संक्रमण तत्वों की श्रेणियाँ बताई गई हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रहती हैं 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। तो ये ऐसी श्रेणी रहती हैं। तो जैसे मैं आपको आवर्त सारणी में बता रही हूँ, तो यहाँ पे ये स्कैंडियम 21 से शुरू हो रही है, ये फर्स्ट श्रेणी है। और Zn-30 पर जिंक पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे ये 3D श्रेणी है, ये 4D श्रेणी है, ये 5D श्रेणी है और ये 6D श्रेणी है। तो ऐसे इसमें 4 श्रेणी होती हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। ये स्कैंडियम 21 से शुरू होती है और जिंक 30 पर समाप्त होती है। इसमें क्या होते हैं, टोटल 10 तत्व होते हैं। चूँकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 3D में प्रवेश करता है, इसलिए इसे 3D श्रेणी कहते हैं। फिर नेक्स्ट 4D श्रेणी होती है। ये ट्रियम 39 से शुरू होती है और कैडमियम 48 पर समाप्त होती है। इसमें भी 10 तत्वों को रखा जाता है और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4D में आता है, इसलिए इसे 4D श्रेणी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आती है 5D श्रेणी। यह लेंथेनम 57 से शुरू होती है। इसके बाद फिर 14 तत्व आते हैं। फिर इसके बाद ये पुनः ये क्या होती है, HF 72 से शुरू होती है और मरकरी Hg 80 पर समाप्त होती है। इसमें भी 10 तत्वों को रखा जाता है। चूँकि इसमें क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में प्रवेश करता है, इसलिए इसे 5D श्रेणी कहते हैं। तो नेक्स्ट होती है इसकी 4D श्रेणी, चौथी संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी। तो इसमें क्या होता है, ये एक्टिनियम 89 से शुरू होती है और इसमें क्या होता है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में प्रवेश करता है, इसलिए इसे 6D श्रेणी कहते हैं। लेकिन ये 6D श्रेणी होती है वो आधी भरी हुई मानी जाती है, क्योंकि आगे जितने भी इलेक्ट्रॉनों की खोज हो, जितने भी तत्वों की खोज होगी वो इसी श्रेणी में रखे जाएंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अब संक्रमण श्रेणी क्या होते हैं, संक्रमण श्रेणी के तत्व क्या होते हैं वो हम जान चुके हैं और उनकी श्रेणियों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब उनके गुण क्या क्या होते हैं, वो कौन कौन से गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होते हैं कि इनके जो डी ऑर्बिटल रहते हैं वे आंशिक भरे होते हैं संक्रमण श्रेणी के तत्वों के, इसलिए ये बहुत से रोचक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, अंतरकाशीय यौगिक बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है इनका धात्विक गुण। तो मतलब जो संक्रमण श्रेणी के जितने भी तत्व होते हैं वो सभी तत्व क्या होते हैं, धातु की प्रकृति के होते हैं। धातु जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे कि लोहा वगैरह रहते हैं ना, वो धातु के होते हैं। तो ये धात्विक प्रकृति के होते हैं और इनमें उच्च तनन सामर्थ्य, तन्यता, आघात वर्धिता, उच्च ऊष्मा, वैद्युत चालकता, मतलब धातु जो गुणों को प्रदर्शित करती है वो सभी गुण ये संक्रमण श्रेणी के तत्व प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, इनमें क्या होता है, धात्विक बंध पाया जाता है, जिसके कारण में अति व्यापन देखने को मिलता है और ये सहसंयोजी बंध भी देखने को मिलता है। और
सभी गुणों को प्रदर्शित करने का इनका मुख्य कारण क्या होता है, n-1d होता है, उसका आंशिक भरा होना, मतलब कि इनका इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण से ये इतने सारे गुणों को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा रहता है इनका गलनांक और क्वथनांक। तो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो उच्च होने का कारण क्या है कि इनके जो परमाणु होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं। इन तत्वों के जो परमाणु होंगे, अणु होंगे, वो बहुत पास पास में सटीक तरीके से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। यहाँ पे बताया गया है सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इन परमाणुओं को अलग करने के लिए, मतलब कि इनको गलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। और जब बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, दोनों उच्च होंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इनके तत्वों में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो नेक्स्ट इनके गुण है आयनीकरण की एंथैल्पी। तो नेक्स्ट इनका आयनीकरण की एंथैल्पी, तो जो संक्रमण तत्व के आयनीकरण की एंथैल्पी होती है वह एस ब्लॉक से ज़्यादा होती है और पी ब्लॉक से कम होती है। मतलब यहाँ पे एस ब्लॉक से तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और पी ब्लॉक से कम होगी। तो और क्या होगा कि बाएं से दाएं पर चलने पर, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यहाँ से हम बाएं से दाएं चलते हैं, ये स्कैंडियम से बाएं से दाएं चलते हैं जिंक तक, तो क्या होगा, इनका आकार छोटा होता जाता है और इनके आयनीकरण की एंथैल्पी होती है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। फिर नेक्स्ट आती है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो इनकी संक्रमण धातुएं रहती हैं, वे क्या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का इनका कारण क्या है कि इनका जो n-1d होता है और ns कक्षक होते हैं, ये बहुत पास पास में होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं। तो पास में होने के कारण जब ये n-1d क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था में भाग लेता है, तो इसके साथ साथ ns कक्षक भी भाग लेते हैं, तो जिसके कारण ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो n-1d और ns कक्षक ये क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। और जब ये n-1d ऑक्सीकरण अवस्था में भाग लेता है तो पास में होने के कारण ns कक्षक भी ऑक्सीकरण अवस्था में भाग लेता है और ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट इनका फिफ्थ गुण होता है वो रंगीन यौगिकों का बनना होता है। तो इसमें क्या होता है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हम जानते हैं संक्रमण तत्वों में। और जब इनको प्रकाश में रखा जाता है, श्वेत प्रकाश में, तो इनके तत्व क्या होते हैं, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ प्रकाश को पारगमित कर देते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकाश को ये पारगमित करते हैं हमें वो तत्व उसी रंग का दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जब कॉपर सेकंड को अपन प्रकाश में रखते हैं तो कॉपर सेकंड क्या करता है कि लाल रंग के प्रकाश को तो ये अवशोषित कर लेता है, यहाँ पे ये बताया गया है, लाल रंग के प्रकाश को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और नीले रंग के प्रकाश को ये पारगमित करता है, मतलब अपने में से बाहर फेंकता है। तो जिसके कारण जो कॉपर सेकंड है वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है। तो ये होगा इसके रंगीन गुण। अब इसके चुंबकीय गुण आते हैं। तो चुंबकीय गुण क्या होते हैं कि ये जो चुंबकीय गुण होते हैं वो चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण क्या करता है, चुंबकीय आघूर्ण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है जिस भी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे वो उतनी ज़्यादा उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा और वो उतनी ज़्यादा चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा। तो इसी बेसिस पे ये तीन टाइप से इसमें इसी बेसिस पे 3 टाइप से दिए गए हैं इसमें। जैसे कि पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इनमें चुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये इनका चुंबकीय आघूर्ण भी होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। लेकिन इनमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सीमित संख्या में पाए जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि ये इनका चुंबकत्व जो रहता है वो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। फिर आते हैं लौह चुंबकीय। जो लौह चुंबकीय रहते हैं उनमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है और बहुत अधिक पाई जाने के कारण क्या होता है, इनका ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं क्योंकि इनका चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चुंबकीय गुण होगा इसके। नेक्स्ट आते हैं मिश्र धातु। तो जो संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं वह मिश्र धातु का निर्माण करते हैं क्योंकि इनका जो आकार होता है लगभग समान होता है, एक सा होता है। और इनके जो क्रिस्टल जालक होते हैं, एक तत्व दूसरे तत्व के क्रिस्टल जालक को प्रतिस्थापित कर देता है और मिश्र धातु का निर्माण करता है। तो ये
इस कारण से ये मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया। फिर आते हैं अंतराकाशीय यौगिक। तो अंतराकाशीय यौगिक में क्या होते हैं, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक, जो संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक होते हैं, जैसे इनकी जो संरचनाएं होती हैं, ये किसी तरह प्रकार की ऐसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इनके जो ऐसे कुछ भी संरचनाएं होती हैं, तो इनके क्रिस्टल जालकों में रिक्त स्थान पाया जाता है। अगर उन रिक्त स्थानों में अपन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन को भर दें तो ये अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। और अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करने के कारण क्या होता है, इनकी आघात वर्ध्यता एवं तन्यता क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये इसका अंतराकाशीय यौगिक हुआ है। उत्प्रेरकीय गुण, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें सामान्यतः उत्प्रेरकीय गुणों के रूप में संक्रमण तत्वों का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जैसे कि हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में हम उत्प्रेरक के रूप में आयरन चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो ठीक है, ये और इसकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं, क्या इसकी परिवर्ती ऑक्सीकरण संयोजकताएँ क्या है। तो परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसका N-1 कक्षक और NS कक्षक ये पास पास में होते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीकरण अवस्थाओं में दोनों, इसके साथ ये भी भाग ले लेता है। तो ये इसका कारण हो गया। फिर नेक्स्ट आता है इसका जटिल यौगिकों का बनना। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है जटिल यौगिकों का बनना, क्योंकि जटिल यौगिक क्या होते हैं, केंद्रीय धातु और जो लिगैंड होते हैं वो मिलकर जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये साधारण सी बात है। लेकिन जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो हम देखते हैं ज़्यादातर सामान्यतः जटिल यौगिक संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं, संक्रमण श्रेणी के तत्वों से बने होते हैं। तो क्यों बने होते हैं, क्योंकि जटिल यौगिकों को बनने के लिए 3 कंडीशन होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन है धातु का आकार छोटा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन उच्च आवेश घनत्व होना चाहिए, और तीसरा इसका रिक्त d ऑर्बिटल होना चाहिए। चूँकि ये क्या होते हैं, तीनों गुण संक्रमण श्रेणी के तत्वों में पाए जाते हैं, इसलिए संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं वे जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं या संकीर्ण यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये इस तरीके से ये संक्रमण श्रेणी के संक्रमण श्रेणी हो गई, संक्रमण श्रेणी के तत्व हो गए और उनके गुण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने सारे टॉपिक्स पे बात कर ली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।